अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। दुआ है कि अल्लाह पाक आपको बखैर वाफियत अपनी ज़िंदगी में शाद और आबाद और खुश खुरम रखे। जी, अल्लाह पाक का बबरकत नाम लेते हुए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ते हुए मैं आज के लेक्चर का आगाज़ करती हूँ। आज हमने जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट फूड का डिस्कस करना है उसका नाम है मिनरल्स। मिनरल्स जो है वो हमारी बॉडी को बहुत कम क्वांटिटी में रिक्वायर होते हैं, लेकिन ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल हैं, वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी की ग्रोथ में। ठीक है, तो मिनरल्स की डिफरेंट काइंड्स और टाइप्स हैं, जिसमें कैल्शियम, आयरन, आयोडीन, फ्लोरीन, फॉस्फोरस, सोडियम, पोटाशियम, जिंक वगैरह शामिल हैं। और इसके अलावा भी डिफरेंट तरह के मिनरल्स हमारी बॉडी को रिक्वायर होते हैं। अगर इनकी क्वांटिटी हमारी बॉडी के अंदर शामिल ना हो या हम जो फूड लेते हैं उनके ज़रिए से हमारी बॉडी में मिनरल्स दाखिल ना हो, तो यकीनन हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ के जो प्रोसेसेस हैं वो बहुत हद तक डिस्टर्ब होते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल होते हैं। ये हमारे फूड का एसेंशियल पार्ट है। ठीक है जी, बॉडी के टिश्यूज जो हैं, बॉडी के अंदर डिफरेंट टिश्यूज आपको पता है मौजूद हैं। ये उनकी फॉर्मेशन का काम करते हैं मिनरल्स, जिसमें बोन्स, टीथ, ब्लड सेल्स शामिल हैं। ये जो टिश्यूज हैं ये कलेक्टिवली जिस वक्त ऑर्गेनाइज होते हैं तो फिर आपको पता है कि आगे से ऑर्गन्स फॉर्म होते हैं। तो ऑर्गन्स की फॉर्मेशन से पहले जो टिश्यूज की बॉडी टिश्यूज की फॉर्मेशन होती है उसमें मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब मिनरल के सोर्सेज देख लेते हैं कि मिनरल्स हमें कहाँ कहाँ से मिल रहे हैं, हम इनको किस तरह अचीव करते हैं। मिनरल्स बेसिकली हमें मिल्क के ज़रिए से अटेन होते हैं। मीट में भी जो गोश्त वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं हमारे फूड में शामिल होती है। उसके साथ ग्रेन्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट, एग्स और फिश वगैरह शामिल हैं। इन तमाम सोर्सेज से हम मिनरल हासिल करते हैं। यहाँ पर आपको डायग्राम नज़र आ रही है कि मिनरल्स के डिफरेंट सोर्सेज जो हैं वहाँ से हमें मिनरल मिल रहा है। ठीक है जी, उसके बाद आ जाते हैं इसके फंक्शंस और सोर्सेज ऑफ मिनरल्स की तरफ। नीचे आपको टेबल एक गिवन है जो कि 3.2 है। यहाँ पर आपको डिफरेंट मिनरल्स के बारे में डिस्कस किया गया है, उनके फंक्शंस के बारे में बताया गया है और अगेन हम मिनरल्स कहाँ से ले रहे हैं उसके सोर्सेज के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनरल, दैट इज कैल्शियम। आपको पता है कि कैल्शियम की हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स की फंक्शनिंग प्रॉपर उस वक्त तक नहीं होती जब तक हमारी बॉडी को ये एसेंशियल मिनरल नहीं मिल पाता, जिसमें मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे टीथ और बोन्स हैं। ठीक है, जब बोन्स स्ट्रांग होंगी तो इसका मतलब ये है कि उनमें अंदर जो कैल्शियम है, जो मिनरल है, वो रिच है और वो अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग कर पाएंगी। इसके साथ आपको टीथ की स्ट्रॉन्गनेस का अंदाज़ा जो है वो उस सूरत में होगा कि जब हमारे टीथ भी जो है वो कैल्शियम रिच होंगे और इनकी प्रोटेक्शन का जो है वो काम करेंगे। इसके साथ हमारी बॉडी के अंदर जितने भी मसल्स हैं उनको हेल्दी बनाने के लिए कैल्शियम रिक्वायर होता है। ब्लड की क्लॉटिंग में कैल्शियम का मिनरल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिस वक्त हमारी बॉडी में कहीं से कोई वोंड या कट या कोई जख्म लग जाता है तो वहां पर ब्लड का क्लॉट होना बहुत ज़रूरी है। तो इस पॉइंट पर अगर कैल्शियम ब्लड के अंदर मौजूद ना हो, मतलब रिच ना हो या बहुत ही कम क्वांटिटी हो, तो कंटिन्यूसली ब्लड की ब्लीडिंग होती रहेगी, ब्लड को स्टॉप नहीं किया जा सकेगा और एज अ रिजल्ट हमारी जो बॉडी है उसमें ब्लड की लैकिंग हो जाएगी। और आपको पता है कि ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, हमारी बॉडी का बहुत अहम हिस्सा है। तो इसलिए ब्लड को क्लॉट करने के लिए जो कैल्शियम है, ये जो मिनरल है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हमें कैल्शियम के सोर्सेज कहाँ कहाँ से मिलते हैं। हमें कैल्शियम बेसिकली सबसे जो रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम है वो तो हमारा मिल्क होता है, दूध जो हम इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ जितनी ग्रीन कलर की लीफी वेजिटेबल्स होती हैं उनसे भी हमें कैल्शियम अटेन होता है। एग्स में बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है। उसके अलावा फिश जो है अगर हम अपनी डाइट में कंज्यूम करते हैं तो हमें कैल्शियम वहाँ अटेन होगा। इसके साथ नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट मिनरल है जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है आयरन। ठीक है जी, आयरन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है।
हीमोग्लोबिन की मेकिंग में, इसकी फॉर्मेशन में। नाउ व्हाट इज हीमोग्लोबिन? ये जो रेड कलर हमें ब्लड के अंदर नजर आता है, ये बेसिकली इसी रेड पिगमेंट की वजह से, जिसको हीमोग्लोबिन का नाम देते हैं, ये रेड ब्लड सेल्स के अंदर मौजूद होता है। अब इस हीमोग्लोबिन का काम क्या है? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करने का काम करता है। हमने जिस तरीके से सर्कुलेटरी सिस्टम में ये डिस्कस किया था, ये स्टडी किया था कि ब्लड में जब ऑक्सीजन उसके साथ शामिल होती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, तो अब इस ऑक्सीजन ने तमाम बॉडी सेल्स को पहुंचना है, सर्कुलेट होना है। तो यहाँ पर जब हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन शामिल होगी, तो जब तक हीमोग्लोबिन का पिगमेंट रेड ब्लड सेल्स के अंदर मौजूद नहीं होगा, तो ऑक्सीजन वहां इंटरेक्ट नहीं कर सकेगी उस ब्लड के साथ। तो इसी हीमोग्लोबिन की मेकिंग के लिए जो है ना, वो एसेंशियल मिनरल आयरन रिक्वायर होता है। अगर हमारी बॉडी में ये मिनरल रिच अमाउंट में मौजूद है, तो हमारा जो ब्लड है वो हीमोग्लोबिन रिच होगा और ऑक्सीजन को अच्छे तरीके से कैरी कर पाएगा। और अगर इसी की, यानी इस मिनरल की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो हमारा जो ब्लड है वो ऑक्सीजन को अच्छे तरीके से कैरी नहीं कर पाएगा, डेफिशिएंसी हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो एज अ रिजल्ट हम ये देखेंगे कि हमारे जो ब्लड सेल्स हैं उन तक ऑक्सीजन नहीं सही पहुंच पाएगी। अब इसके सोर्सेस को देख लेते हैं कि इसके डिफरेंट कौन कौन से सोर्सेस हैं जहां से हमें आयरन मिलता है। बेसिकली आयरन हमें लिवर से मिलता है, ठीक है। लिवर बहुत ज्यादा रिच होता है ब्लड में, और अगेन वो आप देखें इसका कनेक्शन हीमोग्लोबिन के साथ है। मीट में आप आयरन ले सकते हैं, एग्स के जरिए से हमें आयरन मिलता है। इसके अलावा जितनी भी डार्क ग्रीन कलर की वेजिटेबल्स होती हैं, वहां तमाम वेजिटेबल से हमें मिल जाता है। डिफरेंट तरह के जो हम फ्रूट्स लेते हैं अपनी रोजमर्रा जिंदगी में, वो फ्रूट्स के अंदर भी जो है ना वो आयरन मौजूद होता है। एप्पल्स हो गए, पोमग्रेनेट्स हो गए, और इसके साथ बनानास भी हैं, और उनके अंदर भी जो है वो आयरन मौजूद होता है। जी, अब आ जाते हैं इंफॉर्मेटिव पॉइंट की तरफ, कि इसमें कुछ पॉइंट्स इन्होंने मेंशन किए हुए हैं ये इंफॉर्मेटिव में। सोडियम, आयरन और फास्फोरस। देखिए, ये जो सोडियम है, आयोडीन एंड फास्फोरस, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे फूड का, ठीक है। यहाँ पे बॉडी के अंदर इनके डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, डिफरेंट फंक्शंस हैं, जो इन्होंने स्टेप बाय स्टेप नीचे स्टडी किए हुए हैं, गिवन है, तो हम इनको स्टडी कर लेते हैं। सोडियम जो है वो क्या करता है, हमारी वाटर और मिनरल्स को बैलेंस करने का काम करता है, और इसके साथ साथ हमारे ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करता है। आप हायर स्टेजेस पर इसको स्टडी करेंगे कि व्हाट इज द ब्लड प्रेशर, और उसके अंदर जो है वाटर और मिनरल्स की कंसिस्टेंसी कितनी होनी चाहिए, कितनी रेगुलरिटी होनी चाहिए। इसके साथ नेक्स्ट देख लें जी, आयोडीन है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल है, हमारी प्रोडक्शन थायराइड हार्मोन्स, जो कि हमारे क्या कहना चाहिए, गर्दन के अंदर मौजूद है, ठीक है। बटरफ्लाई लाइक इनकी शेप होती है, ये थायराइड के हार्मोन्स हैं। इनकी नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए थायराइड के अंदर आयोडीन की प्रोडक्शन होना बहुत जरूरी है। और हम गॉइटर की बीमारी के बारे में पढ़ते हैं, तो अगर इनकी डेफिशिएंसी होती है, तो उस स्टेज पर हम इस बीमारी का सामना करते हैं, हमें इस डिजीज का अटैक होता है आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से। तो आयोडीन भी वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल है। इसके बाद देखें जी, फास्फोरस लिखा हुआ है। फास्फोरस क्या है, हमारी बोन्स का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इसका रिलेशनशिप भी बोन्स के साथ है। अगर फास्फोरस बोन्स के अंदर पूरा होगा, इसकी डेफिशिएंसी नहीं होगी, तो बहुत अच्छी क्या कहना चाहिए, बोन्स की एक्टिविटी होगी। और अगर बोन्स स्ट्रांग है तो मसल स्ट्रांग है, ठीक है जी। टीथ, डीएनए, आरएनए का फंक्शन फास्फोरस की मदद से होगा। ये डीएनए और आरएनए हम फर्दर स्टेजेस में प्रोटीन सिंथेसिस में हम पढ़ेंगे, इसको स्टडी करेंगे, और वहां पे हमें पता चलेगा कि फास्फोरस जो है वो कितना इंपॉर्टेंट मिनरल है। इसके साथ एनर्जी के जो पैकेट्स हैं, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो बेसिकली रिएक्शंस हो रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, वहां पर भी हम इस मिनरल को स्टडी करेंगे कि एटीपी जो एनर्जी की पैकेट्स हैं ट्रांसफॉर्मेशन वाले, वो उन पैकेट की एक्टिविटी में भी फास्फोरस बहुत ज्यादा हद तक इन्वॉल्व होता है। तो आज हमने जो इम्पोर्टेंट डिस्कस किया है मिनरल, वो मिनरल जो डिस्कस किए हैं वो है कैल्शियम और आयरन, और इसके सोर्सेस के बारे में हमने स्टडी किया है।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी फाइबर। ठीक है जी, फाइबर भी एक कार्बोहाइड्रेट ही की बेसिक टाइप है जो बेसिकली नॉन डाइजेस्टेबल अनडाइजेस्टेबल होता है ह्यूमन बॉडी में। या आप समझ लें कि जो आप फूड लेते हैं उसमें ऐसा पार्टिकल या ऐसा पार्ट है जो डाइजेस्ट तो नहीं होता, लेकिन इसका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है हमारे फूड में। ये भी हमारे फूड का इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है और कार्बोहाइड्रेट की एक टाइप है। यह ज्यादातर आपको फ्रूट्स के अंदर मिलेगा। ठीक है जी, वेजिटेबल्स में हमें मिलता है, ब्राउन राइस में मिलता है, सीरियल्स जितने हम खाते हैं, दलिया वगैरह, और ये एक रफेज का काम करता है और हमारे फूड को इजीली मूव करवाता है हमारे इंटेस्टाइन में। बाज़ औक़ात हम ये देखते हैं कि हम कोई हार्ड फूड ले लेते हैं जो इजीली डाइजेस्टेबल नहीं होता, तो उसमें अगर फाइबर होगा, फाइबर रिच होगा वो, तो फाइबर की वजह से डाइजेशन में बहुत ज्यादा हेल्प होगी और वो पास आउट करने में, यानी हमारे इंटेस्टाइन, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर से फूड को गुजरने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। वाटर के बारे में आपको पता है कि हमारे फूड का बहुत ही इम्पोर्टेंट और एसेंशियल कंपोनेंट है। ठीक है, इसके बगैर तो हम किसी तरीके की जो बॉडी की फंक्शनिंग है उसका तस्वर नहीं कर सकते। तो वाटर एसेंशियल कंपोनेंट है। हम पानी डायरेक्टली भी पीते हैं, आपको पता है, ओरल कैविटी के जरिए से। इसके साथ हमारे जितने भी फूड आइटम्स हैं उसमें पानी शामिल होता है। हमारे फूड की मूवमेंट में हेल्प करता है एलिमेंट्री कैनाल के जरिए से। ब्लड का फ्लो हेल्प करता है ब्लड वेजल्स के अंदर से, और इसके साथ डिफरेंट तरह की जो वेस्ट हमारी बॉडी में जमा हो जाते हैं। जाहिर है जिस वक्त फूड डाइजेस्ट हो जाएगा, डाइजेशन के बाद अपने एनर्जी के सारे कंटेंट दे चुकेगा, तो पीछे जो चीज बच जाएगी जिसने पास आउट हो जाना है, बॉडी के जरिए से बाहर निकल जाना है, वो वेस्ट में शामिल होगा। तो वाटर की मदद से रिमूवल हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर से वेस्ट की, और इस तरह हमारी जो बॉडी है इसका टेम्परेचर नॉर्मल करने का भी बायस बनता है। बाज़ औक़ात हम टेम्परेचर या एनवायरमेंटल जो इफेक्ट्स हैं उसके तहत हम पानी का ज़्यादा या कम इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है कि जब गर्मी या ऐसी सीजनल कंडीशंस होती हैं, समर का वेदर है, तो हम पानी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, और इसके साथ अगर विंटर की कंडीशंस हैं तो हमारी जो कंजप्शन है वो कम हो जाती है। तो वाटर जो है वो इस चीज को रेगुलेट करने का बाइस बनता है। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंटर में क्या है जी कि जिस वक्त लॉस ऑफ वाटर हो जाएगा, हमारी बॉडी के अंदर से बहुत ज्यादा पानी निकल चुकेगा, तो ये कैफियत डेवलप कर देता है जिसे डिहाइड्रेशन कहा जाता है, और हमारी बॉडी के लिए ये बिल्कुल जो है ना अच्छी कंडीशन नहीं होती। तो आज के लेक्चर में हमने जो फर्दर स्टडी की कंपोनेंट्स ऑफ द फूड को डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपने बहुत गौर से सुना होगा और आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए आपसे इजाजत चाहूंगी। जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।